हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द प्रभा इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी भाई, जिसमें हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट टू विन सीरीज। दिस विल बी अ सेट ऑफ मास्टर क्लासेस जिसमें हम लोग बीपीएससी मेंस को कंप्लीट ए टू जेड डिकोड करेंगे। और अगर इफ यू आर समवन हु हैज द फियर ऑफ आंसर राइटिंग, अगर आप ऐसे छात्र में से हैं जिनको बीपीएससी मेंस से डर लगता है कि हम आज तक, यार प्रीलिम्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब बचपन से क्या 3-4 साल से पढ़ते आए हैं, पर मेंस कभी हमको उतना समय नहीं मिला कि हम मेंस को समय दे पाए, ना हम कभी मेंस को ढंग से समझ पाए, ना कभी मेंस को हम तैयार किए। आंसर राइटिंग लिखने की कला हमको नहीं आती है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ये सीरीज आपका डिकोड करके खत्म कर देगा। और एक डिस्क्लेमर अगर हम आपको देना, तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड नहीं है इस चीज पे। जैसे आप मेरी बात करें अगर, तो हम इंग्लिश मीडियम से भले ही पढ़ते आए, पर केवल इंग्लिश में आप, मतलब आप कहिएगा एक तैयारी से पहले आप 3 पेज हमको दे दीजिए कि लो 3 पेज इंग्लिश में लिख दो, तो हम नहीं लिख पाते। या फिर आप बोलिएगा कि यार तुम 5 मिनट लगातार इंग्लिश में बात कर लो, तो हम शायद बात नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम हमारे ऐसे जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका ना तो हिंदी ही बहुत स्ट्रांग है, ना तो इंग्लिश ही बहुत स्ट्रांग है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हम आपको बता दें कि मेरे जैसा ही आदमी को बीपीएससी का ही आप मेंस में देखिएगा तो 179 मार्क्स भी आया है जीएस वन में, 161 मार्क्स भी आया है जीएस टू में पहले। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी अ लिंग्विस्टिक गुरु, कि आपको कोई लिंग्विस्टिक गुरु बनने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक डिसेंट आइडिया रहे, एक डिसेंट सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स आप माइंड में लेकर के चले, आपके पास 4-5 हैक्स रहे, तो आप बीपीएससी बेंस को आराम से क्लियर करके एक डिसेंट स्कोर ला करके अपनी मनचाही सर्विस ले सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पूरा पैटर्न वाइज। थोड़ा सा वीडियो ऐसा है कि अगर कोई 74वीं बीपीएससी के लिए भी तैयार कर रहा हो तो उसके लिए भी रहेगा, तो हम थोड़ा सा डिटेल स्टार्टिंग में बताते चलेंगे, और लास्ट में ले आते हुए जो भी आपके एफएक्यूज हैं, जो भी आपका मिथ है, उन सबको हम चाहेंगे कि ब्रेक करें। और आगे आने वाली सीरीज में आप देखिएगा एटलीस्ट 2-3 वीडियोस और इस सीरीज में आएंगी, जिसमें हम लोग और बेहतर तरीके से पूरे बीपीएससी को डिकोड करेंगे। ठीक है, अगर आप पैटर्न की बात करें तो देखिए, जिसमें एक जीएस वन होता है जिसको कि आपको इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। एक जीएस पेपर 2 होता है जिसको कि आप इंग्लिश या हिंदी माध्यम में दे सकते हैं। ऐसे होता है, जनरल हिंदी होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कुल मिलाकर के बीपीएससी में ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के होते हैं? हिंदी आपका 100 मार्क्स का होता है जो कि क्वालिफाइंग है। जीएस वन जीएस टू मेरिट बेस्ड है, ऐसे में आपका मेरिट बेस्ड है, और ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग है। उसके बाद 120 नंबर का इंटरव्यू आता है जो कि आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। ठीक है, तो टोटल मेरिट लिस्ट में कितना हुआ? जीएस वन का 300 मार्क्स, जीएस टू का 300 मार्क्स, ऐसे का 300 मार्क्स, इंटरव्यू का 120, तो फाइनल मेरिट जो बनता है वो 1020 नंबर में बनता है। ठीक है, मेंस में प्रीलिम्स का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। अब रहा आपका क्वालिफाइंग पेपर्स की अगर बात करें ना, तो एक जनरल हिंदी होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको हिंदी बस एकदम काम चलाओ भी आता है ना, कि सही से स्पेलिंग वेलिंग नहीं आता हो, फिर भी काम चला हुआ टाइप का आता है, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको हर बार मतलब 50-55 मार्क्स आ ही जाता है, जबकि हमको मतलब जैसे पूछता है कि सर्वनाम ये बताओ, नाउन के टाइप्स बताओ, ये सब हम छोड़ देते हैं, केवल निबंध वाला पार्ट लिख देते हैं ना, तब भी अपना काम हो जाता है। तो आपको 30 नंबर चाहिए हिंदी में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? क्वालिफाइंग है, जिसमें अगर आप जनरल हैं तो आपको 40 चाहिए। वैसे ही बीसी ईबीसी इनका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, जिसमें कि बस आपको पास करना है। अब रहा जीएस पेपर 1 की बात करें अगर, तो टोटल 300 नंबर का ही आपको पता है। पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्या क्या नंबर है इसके? तो देखो, सेक्शन 1 आपका हिस्ट्री का रहेगा, जिसमें कि आपका एंशिएंट भी रहेगा, मॉडर्न के बारे में भी रहेगा, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ रहेगा। हम आगे पीवाईक्यू सेशंस, जब पीवाईक्यू डिकोड करेंगे तो आप और इसको देखिएगा। कितने नंबर के? 114 नंबर का, जिसमें कि लगभग 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग आंसर्स रहेगा। देखो, अब हम एक बात बताते हैं। पहले क्या होता था ना, कि अगर आप 68th बीपीएससी देखते ना, तो 68th बीपीएससी में 5 शॉर्ट आंसर्स होता था। ठीक है, 69th बीपीएससी में भी 5 शॉर्ट आंसर्स था। 70वीं में क्या किया ये लोग, पहली बार 6 शॉर्ट आंसर लेकर के आ गया एक सेक्शन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। 71वीं में क्या किया ये लोग, हिस्ट्री में भी लेकर के आ गए 6 आंसर। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये मान के चलेंगे कि हम लोगों को हर सेक्शन में 6 शॉर्ट आंसर्स तैयार करना है और 2 लॉन्ग आंसर तैयार करना है। सेक्शन 2 क्या होता है भाई? आपके करंट अफेयर्स का, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, ये तीनों आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें भी हम लोग 6 मान के चलते हैं, ताकि हमारा जो सब में टाइम कैलकुलेशन हो वो मैक्सिमम रहे। अराउंड 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स और 2 लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, और आपका रहा सेक्शन 3, तो याद रखिएगा सेक्शन 3 72 मार्क्स का होता है। डीआई जिसको बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि चार्ट्स रहेगा, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस रहेगा, ग्राफ रहेगा और डीआई रहेगा।
जो कि आपका 72 मार्क्स का होता है और 2 लॉन्ग आंसर, 2 सवाल आपको बनाना पड़ता है, उसके अंदर सब पार्ट्स ऑब्वियसली होते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 के अंदर क्या क्या आता है, आपका इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात आएगी, गवर्नेंस को लेकर के बात आएगी, पॉलिटी से रिलेटेड अगर आप देखिएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, अभी जब कश्मीर का आर्टिकल 370 हुआ था, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे हो गया, तो इस तरीके का जो पॉलिटी का सवाल प्लस पॉलिटी के वो सेगमेंट जो करंट में रेलेवेंट है वो मिला करके आता है, जिसमें फिर हम मान के चलेंगे कि आपका 6 शॉर्ट आंसर्स पूछा जा सकता है। लास्ट बार 5 पूछा था, पर उसके पहले आप देखिएगा तो 5 से 6 कर चुका है, तो हो सके अगली बार ये भी कर दे तो हम मान के चलेंगे कि 6 है, ठीक है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सेक्शन 2 में आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है, जिसमें कि आप लोग इकोनॉमिक्स आप देखेंगे ना तो ये बिहेवियरियल इकोनॉमिक्स टाइप का, मतलब जो कोर इकोनॉमिक्स है जिसमें कि आप थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, ये वैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आता है। जबकि टोटल ओवरऑल जो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो सवाल जिस तरीके के होते हैं ना, जिसमें पोवर्टी हो गया, आपका हंगर हो गया, डिजास्टर हो गया, इस तरीके के सवाल आते हैं। अगेन आप इसमें 6 शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करके रखिए, 2 लॉन्ग प्रिपेयर करके रखिए। और सेक्शन 3 आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि आपको 1 लॉन्ग आंसर और 6 शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करना है। आगे आइएगा ऐसे में, तो आपको 300 नंबर के ऐसे आते हैं भाई। आपको टोटल 3 निबंध लिखना है। ये 3 निबंध जो है, एक आपका पहला और दूसरा आपका जनरल थीम के ऊपर होता है, और तीसरा जो है वो आपका बिहारी लोकोक्ति के ऊपर, बिहारी प्रोवर्ब के ऊपर होता है। उसमें क्या करते हैं ये लोग ना कि लोकोक्ति दे देते हैं, जैसे मतलब जैसन बोबड़ वैसन पैबन, इस टाइप का लिख करके दे देंगे वो। अब आपका काम है कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और फिर उसके ऊपर निबंध लिख दीजिए, ठीक है। तो टोटल 3 ऐसे आता है, 100 नंबर के तीनों होते हैं, तीनों का मार्क्स बराबर होता है। अब लास्ट आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होगा और आपको वो फिर फाइनल मेरिट में वो ऐड होता है। टोटल 1020 मार्क्स आप देख चुके हैं, जिसमें से अगर आपको अभी पता होगा तो लगभग अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट रैंक टाइप का कुछ आ जाए तो आपको 590 नंबर लगभग आपको टारगेट करना पड़ेगा ओवरऑल। अब रहा सवाल, हम लोग एक पैटर्न तो देख लिए भाई कि किसमें क्या है, कौन क्या है, ठीक है। अब रहा सवाल आपका कि लिखना कितना होता है। तो अब एक बात समझो, लिखने के लिए क्या है ना कि अगर आप शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, मान लो हम शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, तो शॉर्ट आंसर में क्या होगा कि वो सवाल एक्चुअल पेपर में लिख करके आता है, मतलब आपको एक क्वेश्चन पेपर तो पकड़ाएगा ही और साथ में सवाल यहाँ पर लिख देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर शॉर्ट सवाल है ना तो यहाँ पर इंग्लिश और ऐसे करके यहाँ पर हिंदी में लिखा रहेगा, तो सेम सवाल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखिएगा तो मतलब शॉर्ट आंसर में 20% जो जगह है वो आपका सवाल ले लेता है। तो आपको 2 पेपर मिलता है, मतलब ये पेपर आपको मिलेगा और ये पेपर मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट आंसर की बात करें, 7 से 8 नंबर की बात करें, तो आपको लगभग 1.5 पेज मिलता है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम यहां तक लाकर टिका दो, पर एटलीस्ट यहां तक टिकाओ। यहां तक टिकाओगे तो आपको ये जो सेगमेंट रहा भाई आपका दिस और दिस, ये जो सेगमेंट अगर आप इतना फिल कर देते हैं तो लगभग आप 1.5 पेज आपका लगेगा इसमें, ठीक है। तो 1.5 पेज में आप अपना 7 मार्क्स का जो सवाल है वो बना सकते हैं। अब रहा लॉन्ग आंसर फॉर्म का, तो अब देखिएगा तो लॉन्ग का ना लगभग सवाल यहां तक आता है, क्योंकि सवाल बड़ा होगा, ये आपका इंग्लिश में लिख देगा, यहाँ पर आपको हिंदी में लिख करके देगा। तो अब इसके अलावा आप देखिएगा ना, तो एक तो ये पेज हो गया आपका दिस पेज, ये आपका पेज 1 हो गया। फिर आपको इस तरीके से और 5 पेज देता है, तो पेज 1, पेज 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आपको टोटल 5 पेज लिखना पड़ता है। अब किस पेज मतलब क्या लिखने में कितना टाइम हमको देना है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, कितनी देर में लिखना होता है। तो देखो भाई जीएस 1 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, ये हमेशा हर बीपीएससी में दिस हैज बीन द गेम चेंजर। अगर कोई आदमी, आगे हम बताएंगे आपको, पर अगर कोई आदमी डीआई में 72 आउट ऑफ 72 लेकर के आ जाए, मान लेते हैं ना कि मेरा अपना छोटा भाई फिर से अभी मान लो बीपीएससी मेंस देने वाला है, हम अगर हमको पूछे ना कि कैसे सिलेक्शन कैसे होता है, सिंपल सा एक सिलेक्शन होता है भाई। अगर तुम डीआई में 72 में 72 ले आओ, अगर तुम सारे सवाल को एक डिसेंट, बहुत अच्छे नहीं, डिसेंट लेवल पर अटेम्प्ट कर दो, तो माय फ्रेंड्स नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। वेरी 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 क्लियर। तो डीआई में आपको 45 मिनट लगभग लगेगा, हम 50 मिनट भी मान के चलते हैं, क्योंकि बीच में 2-4 मिनट को आपको स्टैम्प वैम्प, आपका वो आंख का फोटो ये सब लेगा तो उसमें समय लग जाता है। बचा हुआ टाइम में आपको क्या करना है, मतलब 55 मिनट आपका वहां चला गया, बचा आपके पास कितना, लगभग 125 मिनट बचा। इस 125 मिनट में आप देखिएगा तो आपको 12 गो शॉर्ट आंसर और 4 गो लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है।
तो अब अगर आप मतलब 5-5 मिनट भी देते हैं ना शॉर्ट वाले को, तो लगभग 60 मिनट आपका लग जाएगा, और बचा जो आपका 65 मिनट जो आपका बच रहा है, इस 65 मिनट में आपको लगभग 16 से 17 मिनट आपका बनता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम 12 शॉट मान के चले हैं, हो सकता है ना भाई कि यहाँ पर आपको केवल 11 शॉट ही देखने को मिलेगा। इस 11 शॉट में आपको एक सवाल मान लेते नहीं आता होगा, तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा, तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो हर बार ये 18 मिनट लगभग आपको मिल जाता है लिखने के लिए। और 18 मिनट अगर ढंग से आप प्रैक्टिस करके गए हो और आपको तरीका पता हो इल्यूजन क्रिएट करने का, आगे बताएंगे, तो आप आराम से उतने में काम कर लीजिएगा अपना, ठीक है। GS2 में 18 शॉर्ट आंसर्स और 5 लॉन्ग आंसर्स। अब फिर हम कह रहे हैं 18 शॉर्ट हम जो लिखे हैं ना, ये हम लिखेंगे मैक्सिमम अगर पैटर्न बदल भी जाए, जैसे पिछली बार क्या किया, एक और ऐड कर दिया तो, पर आप मान के चलो कि लगभग 16 शॉट आपको लिखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आप 5-5 मिनट भी अगर देंगे ना, तो 80 से 90 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा, और बचे हुए टाइम पे आपको 19 मिनट लगभग आपको मिल जाएगा लॉन्ग आंसर लिखने के लिए, मतलब वो आपका पूरा पेज जो 6 पेज है वो भरने के लिए, ठीक है। अब रहा कि कौन सा मीडियम यूज करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए कि हिंदी मीडियम यूज होना चाहिए। तो एक बात क्लियर रखना कि हर साल दर साल क्या है ना कि ये बदलता जाता है। अगर आप 69th बीपीएससी देखिएगा, तो 69th बीपीएससी में इट वाज अ क्लियर फैक्ट दैट हिंदी मीडियम गॉट फेवर्ड। फिर अगली बार आप देखिएगा तो इंग्लिश को थोड़ा फेवर मिल गया। तो ये चीज जो है ना, ये इंग्लिश को फेवर को, ये हिंदी को फेवर को, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। एक बहुत सिंपल रूल लेके चलो भाई, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। हमको जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं केवल हम उसी चीज पे फोकस करेंगे, उसके अलावा किसी चीज पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जब हम एग्जाम लिखने जाएं तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि यार जब हम जाएं एग्जाम लिखने के लिए तो हम जल्दी से कम समय में पूरा पेज भर सकें। हम ये कहेंगे कि यार हमको नहीं भी आता हो तो हम ऐसा बात बना करके आ जाएं कि एग्जामिनर को देख करके लगे यार बात तो सही बोला। तो ये चीजें आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में ये है कि अगर सवाल किसी भी नॉन थीम से आया तो हम उसके इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा एक लाइन का एटलीस्ट कोट डाल दें। ये चीज आपके कंट्रोल में है। आप इतना को कंट्रोल करो, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस बारे में सोचने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी तैयारी कर रहे थे 69 बीपीएससी में हिंदी मीडियम को फेवर मिला था, तो 17वीं में बार बार देखते थे हर टेलीग्राम ग्रुप पे हर लोग बोलते थे कि क्या फायदा पढ़ करके यार, मार्क्स तो उनको ही मिलेगा। भले ही आगे जाकर के ऐसा रहा नहीं, जब फाइनल रिजल्ट आया तो चीजें बदल गई, पर जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उस बारे में हम क्यों सोचें। तो इसीलिए ये बात, आप ये जो पूरा डिबेट है ना इसको हटा दो। पर हम आपको ये बात कहेंगे कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सक्षम है, अगर आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना हो तो हम कहेंगे कि आप जिसमें बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है, जो लिखने में आपको समय कम लगता है, आप तेजी से लिख सकते हैं, इन सब मैटर पर आप देख करके चुन लीजिए। या फिर होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल मान लो कोई सवाल आया, जो कि मान लो आया नेशनल XYZ मिशन। अब हमको इस XYZ का नाम भी नहीं सुने, पर फिर भी हमको आंसर लिखना है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बात बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसमें आपके लिए बात बनाना आसान है, वैसे लैंग्वेजेस को चुन लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक FAQ है कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि कई लोग बार बार पूछते हैं कि आप GS1 इंग्लिश में दिए, GS2 इंग्लिश में दिए और निबंध को हिंदी में दिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। हर पेपर के ऊपर ना आप ऐसे यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू करके दे देता है कि आपको अगर इंग्लिश से देना है तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। GS1 को आप चाहें तो GS1 इंग्लिश में दे दो, GS2 हिंदी में दे दो, जो जैसा करना चाहें, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल। आप चाहें तो केवल निबंध को हिंदी में और बाकी GS पेपर को इंग्लिश में दे सकते हैं, पर हम फिर वही कहेंगे कि ये आप उसी हिसाब से दीजिएगा। होते हैं कुछ लोग जो कि दोनों लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल होते हैं, पर अगर आप वैसे में से नहीं है तो ज्यादा आपको बहने की जरूरत नहीं है। हो सके आप इस बार ये सोच करके हिंदी में जाइए या इंग्लिश में जाइए कि अगली साल, इस साल तो इसको फायदा हुआ तो अगली साल फिर वो बदल जाएगा, तो क्या करोगे, परेशान रहोगे। उससे अच्छा है कि जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे काम करो, ये सब सोचो मत। अब रहा बात ऑप्शनल का, तो बेस्ट ऑप्शनल क्या है? अगर आप प्योर बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बेहतर कोई ऑप्शनल नहीं होगा। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। हमको ढंग से देखा जाए तो केवल यही जो मैपिंग हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, जो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, यही सब हमको आता है। एज सच हमको ज्योग्राफिकल थ्योरीज हो गया, या फिर जो आप देखेंगे ना ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो ज्योग्राफिकल थ्योरीज लोग पढ़ते हैं, ये सब तो हमको नहीं आता है भाई। पर फिर भी आप देखिएगा तो इस बार भी हमको 60 नंबर के लगभग आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कुछ चीजें तो हो ही जाएंगी और नेगेटिव मार्किंग है नहीं।
तो हम तुक्का भी मारेंगे तो 5-10 तो वहां भी सही कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑप्शनल के लिए आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, आप हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ले सकते हैं। आप क्या करिएगा ना, एक बार आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कि ऑप्शनल पिछला 2-3 साल का खोल करके एक बार देख लीजिए, हिस्ट्री का पलटा करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको 30 से 35 सवाल आता है ना, तो आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए। मान लीजिए आपको हिस्ट्री में 30 से 35 सवाल आता है, बचा हुआ 60 से 65 में आप क्या करिएगा, 60 से 65 में तुक्का मार दीजिए, इसमें से भी 10-15 सही कम से कम निकाल लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो आपका स्कोर 50 के तक आ जाएगा। और अगर आप ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो कि मान लीजिए आप पहले एंथ्रोपोलॉजी में मान लीजिए मेंस दे चुके हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में मेंस दे चुके हैं, तो आप ऑब्वियसली आप उसको ले लेंगे तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हैं। अगर आप मेरे ऐसे हैं जो कि कोई डेडिकेटेड ऑप्शनल अलग से कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम तो ज्योग्राफी लेकर के अपना काम चला लेते थे, आप अपने हिसाब से कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब रहा कुछ कुछ मिथ जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहला मिथ है कि मेंस के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। हम एक बात बताते हैं भाई आपको, ये हो सकता है कि आप 1 साल में भी प्रीलिम्स का तैयारी नहीं कर पाए, ये हो सकता है कि आप 2 साल पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स ना निकाल पाए, पर मेंस इन सबसे अलग है। मेंस को मैं अगर आप ढंग से सही तरीके से, अब ऐसा है ना कि अगर आपको मान लो कि एकदम 1000 को पीडीएफ आपको दे दें तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, पर अगर सही तरीके से मेंस की तैयारी की जाए तो आपको मेंस इज वे इजियर देन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में रटना उठना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। मेंस में आपको उतना नहीं रटना पड़ता है, और रटना पड़ेगा भी तो कम चीजें रटनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है ना भाई, बाइनरी है, प्लस है या नेगेटिव है, आया या नहीं आया, खत्म हो गया बात। मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में है कि नहीं भी आता है, कुछ सवाल पूछ दिए वुमेन के बारे में, हमको नहीं भी आता है, फिर भी हम जबरदस्ती जीविका ये वो करते लेटते पेटते वहां से निकल जाएंगे, और जो आदमी पढ़ा होगा उसको 20 नंबर आएगा, हम बिना पढ़े 18 नंबर लेके निकल जाएंगे। तो यही फायदा है मेंस का कि आपको मेंस में कुछ नहीं भी पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखना चाहते हैं, या फिर हम वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। अब वन नेशन वन इलेक्शन में मान लीजिए आपको वो क्रोनोलॉजी ऑफ कमिटीज याद नहीं आ रहा है, कौन सा लॉ कमीशन कब बोला, रामनाथ कोविंद कमेटी क्या बोला। अब आपको अगर ये क्रोनोलॉजी नहीं भी आ रहा तुम स्किप कर दो, 2 को याद है केवल 2 को लिख दो। जबकि आप प्रीलिम्स में ये नहीं कर सकते ना, अगर वो पूछ देगा क्रोनोलॉजी ऑफ ये तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मेंस में ये फायदा है कि आपको याद नहीं भी आ रहा है तब भी उससे आपका आंसर इंपैक्ट नहीं होता है उतना। हाँ ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर करिएगा तो जो एकदम मेजर मेजर थीम्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आप कवर करेंगे ही, पर जो ऐसी चीजें हैं कि यार एकदम याद करने वाली कि यार हमको, अब जैसे एग्जांपल मान लो कि आपको एमएसपी पे एक सवाल आ गया, अब एमएसपी सवाल आ गया, हम बढ़िया, अगर आपको मतलब वो उसी का फॉर्मूला स्वामीनाथन फॉर्मूला ही मान लो याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेंशन करके भी आगे बढ़ सकते हैं, एक आध नंबर का फर्क पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि आप पीटी में से 0 या 1, वो बात नहीं होती है। दूसरा सवाल है कि प्री और मेंस के बीच में हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इसका भी देखो एक ऐसा लॉजिक है कि अगर आप एकदम ब्लैंक हैं कि एक चिट्ठी भी मान लीजिए नहीं लिख पाइएगा, तो फिर आप मेंस, प्री और मेंस के बीच में 3 महीने में आप सिलेक्शन ले लें, इस हिसाब की तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो एटलीस्ट आप अगर कुछ निबंध हो गया, या फिर जैसे हम अभी कल के वीडियो में बताए कि इन चीजों को पहले कर लो, अगर आप इन चीजों को पहले कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पर ये हम सच में मानते हैं कि अगर आप प्री और मेंस के बीच में मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपका प्री में इतना नंबर है कि आप प्रीलिम्स मान लो 30 सितंबर को होता है या 25 सितंबर को होता है, और आप 6 दिन के बाद से आप मेंस में लग जाएं, 6 दिन के बाद से आप मेंस में लग जाएं, तो ये हम लिखित दे सकते हैं। हम बस ये क्यों कर रहे हैं, मान लो कट ऑफ रहेगा 90 नंबर, तुम लाओगे, तुम्हारा नंबर जोड़े 88 आ रहा है, तो अब तुम क्या करोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा भटकते रहोगे। क्यों भटकते रहोगे कि यार कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा, इस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हम। कट ऑफ है 90, तुम लाए 100 नंबर, उसके बाद तुमको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर तुम उस स्टेट में हो तो तुम अगर 3 महीने ढंग से तैयारी 3.5 महीने कर लोगे तो मेंस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। हम ये नहीं कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा, पर पीडीएफ में नाम आ जाएगा भाई, और ऑल इंडिया रैंक 1 पढ़ाई से नहीं आता है। जो आदमी सच में अगर लाया होगा और वो ऑनेस्टली बात करे ना, तो वो उसको भी पता होगा कि कौन सा एग्जामिनर चेक करेगा, क्या होगा, किस पेपर को कितना वेटेज मिलेगा। अरे यार द टेलीग्राम इज फ्लडेड विद सच पेपर्स, जिसमें आपको ये दिखेगा कि डिसेंट अच्छा लिखने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमको ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लक इन गेटिंग योर रैंक, बट हम फिर भी ये बात हम आज भी मानते हैं कि हम ये चीज, हम अपने हार्डवर्क से ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेरा 5 रैंक आ जाएगा, मेरा 100 रैंक आ जाएगा, हम डीएसपी बन जाएंगे, हम एसडीएम तो कोई नहीं बन रहा है, बीएस बन जाएंगे। अब ये चीजें आप नहीं डिफाइन कर सकते, ये चीजें आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं, पर हम ऐसा मानते हैं कि अगर कोई आदमी सही तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है,
अगर आप सही तरीके से एसओपी को फॉलो करते हैं कि क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, एक्स वाई जेड, अगर आप ये चीज करते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट इज समथिंग दैट कैन बी डिसाइडेड। कैसे होता है कि कुछ लोग बार बार निकाल लेते हैं किसी एग्जाम को, क्यों होता है ये चीज? क्योंकि उनको कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स क्लियर हैं, यार ये तो करना ही पड़ेगा। अब वो रैंक भले ही ना ला पाए, यार 5 रैंक ले आया, 100 रैंक ले आया, नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। खास करके इन एग्जाम लाइक बीपीएससी, इट इज वेरी 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 सब्जेक्टिव दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्कोर अ टू डिजिट रैंक, बट दिस इज वेरी सर्टेन ऑल्सो कि अगर आप ढंग से तैयारी करिएगा तो आपका रैंक तो आ जाएगा। आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो मेरी तरह से या फिर रिजर्व में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट टेस्ट लिखना पड़ेगा। देखो भाई, टेस्ट लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि आपका स्पीड डेवलप होगा, आपका रूटीन आएगा, आप एक फोकस तरीके से, आपको पता रहेगा कि यार इस सप्ताह हम ये पढ़ लेंगे तो इसका टेस्ट लिखा जाएगा, इस सप्ताह हम ये पढ़ लेंगे तो इसका टेस्ट लिखा जाएगा। तो ये अगेन दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू। पर आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि जो आप मार्केट में देखते हैं ना, आंसर राइटिंग डेली आंसर राइटिंग कोर्सेज, ये वो पागल कर दिया है। ये सारे आंसर राइटिंग के बारे में हम आपको एक बात बता देना, तो ये ध्यान देना कि आंसर राइटिंग से ज्यादा जरूरी है आंसर बिल्डिंग। आंसर राइटिंग से ज्यादा जरूरी है आंसर बिल्डिंग। आपको जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल लीजिए और उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखिए, बट आप एटलीस्ट हर सवाल खोलिए। पीवाईक्यू का मान लीजिए, पीवाईक्यू खोले रिट्स का, अब आपको रिट्स दिख गया तो हमको दिख रहा है यार कि हम खुद मन में सोचो कि यार इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि आर्टिकल 32 के बारे में उनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिए अंबेडकर जी, ठीक है। फिर आगे लिख करके बॉडी में क्या लिख देंगे, बॉडी में 5 रिट्स लिख देंगे। फिर आगे मतलब डिपेंड करता है कैसा सवाल है, अगर 7 नंबर का सवाल रहा तो सब रिट लिख देंगे। फिर उसका एडवांटेज लिख देंगे क्या कि वो मेजोरिटेरियनिज्म को खत्म करेगा, इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर करता है, एक मतलब इस तरीके से आप अकाउंटेबल गवर्नेंस लिख सकते हैं। फिर मतलब जो भी वो 4-5 चीज आप लिख दिए, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ चैलेंजेस लिखना हो तो लिखे, पर उतना जगह नहीं रहेगा तो फिर हम कंक्लूड करके 2 लाइन में लिख देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप इस तरीके से बस मन में मेंटल फ्रेमवर्क लेके चलो ना कि हर चीज पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको आंसर बिल्डिंग याद पता होना जरूरी है। आंसर बिल्डिंग क्या है कि जिसमें आप खुद से बैठ करके सोच लो, यार इंट्रोडक्शन ये डाल देंगे, बॉडी में ये डाल देंगे, नेगेटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, सरकार क्या किया, ठीक है, हो गया। 5-5 मिनट में आप एक एक सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जब आप एक्चुअल पेपर में जाएं तो आप आराम से, आपके मन से मतलब इनपुट देना खत्म ना हो, आपके हाथ को दिमाग से फ्लो होकर के आपके हाथ में आए और वो आपके स्याही से आपके पन्नों पर जाकर के चढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। दूसरा, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज गॉड। ये हम कोशिश करेंगे कि एक बार आप लोग का निकल जाए तो फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद करवाएंगे प्रीलिम्स के बाद। पर ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आंसर बिल्डिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, ताकि आप लोग अपना खुद दिमाग लगा करके, हर चीज याद नहीं होगा, हर चीज याद होना पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं ना भाई, उस चीजों उसको इस्तेमाल करें। और तीसरा है, लास्ट है आपका, एआई कैन बी अ सेवियर और अ डिस्ट्रॉयर। ये आपके ऊपर है, हर चीज एआई के भरोसे छोड़ दोगे तो एआई डुबा देगा। कहीं कहीं आपको अपना सेरिबलम पर भी जोर डालना पड़ेगा, योर कॉग्निटिव कैपेसिटी। ये चीज हमेशा ध्यान देना कि एआई का इस्तेमाल अपने कॉग्निटिव कैपेसिटी या फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए करो। उसको एकदम नाकाम मत बना दो कि उठ करके एक गिलास पानी भी नहीं ले रहे हैं, लेटे हुए हैं, आवाज दे रहे हैं, पानी दे दो मम्मी, पानी दे दो। ऐसा नहीं करना है। वो इसलिए हो कि यार जहां पर हम फंसे तो हम उसे सीखें, ये नहीं कि वो मेरा काम भी करता रहे। कि आज हमको फूड सिक्योरिटी का मान लो तैयार करना है, तो फूड सिक्योरिटी दिया जो वो दिया उसको लेकर के आगे बढ़ गए। अरे नहीं भाई, हम खुद सोचेंगे पहले क्या है कैसा है, कोई किताब पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे समझेंगे, फिर हमको लगेगा यार कुछ डेटा पॉइंट मिसिंग है, ये हमको समझ में नहीं आया, फिर हम एआई के पास जाएंगे। हर चीज एआई से करोगे तो आपका प्रिपरेशन सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि नॉट एवरीथिंग हैज टू बी डन विद एआई, हाउएवर एआई हैज टू बी यूज्ड सब्सटेंशियली। कल के ही लेक्चर में देखो हम ऐसे में बताए कैसे कैसे एआई को यूज करना है, सामने तुम्हारे करके दिखाए, तो उस तरीके से ध्यान देना। अब रहा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, द अनसर्टेनिटी ट्रैप। एक बात हम बताते हैं भाई, ये चीज वेरी बहुत क्लियर है। मेरा खुद का एक दोस्त है, उसको पिछली बार GS1 में 186 मार्क्स आया था। मतलब दोस्त नहीं है, भाई है मेरा। उसका 186 मार्क्स आया था। उसका आपका GS2 में देखिएगा तो 140 समथिंग मार्क्स आया था, और वो फाइनल कट ऑफ 2-3 मार्क्स से रह गया था। उसको गया था इंटरव्यू में तो उससे पूछने लगा कि माउस का आविष्कार कौन किया, कीबोर्ड का आविष्कार कौन किया, क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियर था और वो ये सब बता नहीं पाया, तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हो गया। अब आप एक बात सोचिए, ऐसे आदमी का
70th बीपीएससी का मेंस नहीं निकला। ये 69th का बता रहे हैं, इसका 70th बीपीएससी का मेंस नहीं निकला, जबकि हम इसके पेपर को देखें, ये ऐसा नहीं लिखा था कि मेंस ना निकले, वही था 300-400 रैंक भले आ जाएगा, पर ऐसा नहीं था कि मेंस ना निकले। ये क्या है? ये अनसर्टेनिटी है। तुम किसी भी पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर होना तो तुम देखोगे, तुम समझ में आएगा तुमको कि लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर डालेंगे, आंसर कॉपी डालेंगे, तुम पढ़ोगे आंसर्स को, तुमको लगेगा अरे तो एकदम बढ़िया है, इसका कैसे नहीं निकल रहा है, पर उसका नहीं निकल रहा है। तो देयर इज अ फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी, और ये केवल बीपीएससी में नहीं है, ये हर उस एग्जाम में होगा जिस एग्जाम में एक ह्यूमन चेक करेगा। बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर, हम लोग अलग अलग लोग हैं, हम को किसी को चेक करेंगे, तुम किसी को चेक करोगे सेम को, तो हम दोनों मार्क्स अलग दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरा माइंडसेट है, मेरे लिए 7 नंबर ज्यादा है, किसी के लिए 7 नंबर कम है, इस तरीके से होगा। तो इट इज अ क्रूअल फैक्ट दैट अनसर्टेनिटी इज देयर इन द एग्जाम, पर हमको उस अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है, वेरी केयरफुली मैनेज करना है कि अमर अकबर एंथोनी कोई भी पेपर चेक करे तो हमको दिक्कत ना हो, हम अपना काम करके तो निकल जाएं, हम बच करके निकल जाएं, बाकी फिर भगवान के पास चले जाएंगे, थैंक यू गॉड। ये चीज करना पड़ेगा। और आपको ये कैसे कर सकते हैं हम, सिंपल सा 4-5 तरीका बता रहे हैं भाई अनसर्टेनिटी को खत्म करने का। सबसे पहला है कि आप आज जब भी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, एक चीज ध्यान देना कि ग्रामर और हैंडराइटिंग पे फोकस करना। हम मान लो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और एग्जाम स्टार्ट में ही मान लो हम लिख रहे हैं कि मान लो सवाल आया आर्टिकल 32 के ऊपर में, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोई आदमी पढ़ेगा, उसका ऐसे मूड खराब नहीं हो जाएगा? तुम खुद बताओ, हम ही पढ़ेंगे तो मेरा मूड खराब नहीं हो जाएगा क्या? पागल टाइप का बात कर रहा है, ये बेसिक्स वर्ड्स में कैसे वो गलत कर दे रहा है? तो ये ध्यान देना कि ग्रामर, स्पेलिंग, ये सब को मैनेज करना है। और मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि अब आप फील्ड में मान लो फील्ड लिख रहे हो, तो फील्ड में तुम लिख दिए FEILD, ये फिर भी चल जाएगा, पर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके का ब्लंडर हमको नहीं करना है, सबसे पहला बात याद रखना। और दूसरा क्या याद रखना है कि अपने हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना। और अगर तुम वैसे छात्र में से हो जो बोलते हैं यार मेरा हैंडराइटिंग तो खराब है ना, बचपन से ही खराब था ना, अब हम क्या करें, तो ये सब बोलने वाली बात है। हैंडराइटिंग अगर बचपन से भी खराब है ना, तो वो भी इंप्रूव हो सकता है। कैसे? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा स्पेस दे के लिखो, और जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है थोड़ा सा माइंडफुली अपने हाथ को बोलो ना, कह रहे यार क्या लिख रहा है तुम, शर्म आ रहा है तुमको ऐसे लिखने में, थोड़ा सा उसको फोकस करो, ढंग से लिखा जाएगा। तो हैंडराइटिंग, और बहुत अच्छा लिखने का जरूरत नहीं है भाई, पर एटलीस्ट आराम से पढ़ सकें, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इल्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको धीरे धीरे आप देखिएगा, तो एक पेपर हम अपना दिखाएं आपको, हम और आपको पेपर दिखाएंगे। ये आप समझ रहे हो, हम आपको क्या कह रहे हैं कि 6 पेज ऐसा आपको भरना है, हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा 6 पेज आपको भरना है। कितने मिनट में? 16, 17, 18 मिनट में। कैसे भराएगा? सिंपल तरीका है, 0.7 mm के पेन से लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे। कोई आदमी, मान लो एग्जाम्पल है कि वे फॉरवर्ड, मान लो हमको लिखना है वे फॉरवर्ड, किस चीज का, यहाँ पर देखो मान लो वे फॉरवर्ड ऑफ पाला आर्ट, मान लो सवाल आया था पाला आर्ट के ऊपर, हमको वे फॉरवर्ड लिखना है। तो हम पहला लिखेंगे जिसमें कहेंगे कि इट शुड बी आर्काइव्ड डिजिटली टू एंश्योर जनरेशनल, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। दूसरा आदमी क्या लिखेगा, मेरे ऐसा आदमी लिखेगा, क्या लिखेगा, ऐसे करेंगे ART करके लिख देंगे, ए आर्काइव डिजिटली, केवल 2 लाइन, 2 वर्ड्स, आर रिस्टोरेशन एफर्ट्स ट्रांसनेशनल कोलैबोरेशन। अब इस तरीके से क्या करो कि केवल मेन वर्ड लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, कि एक इल्यूजन हो कि भरा गया। अब जैसे मान लो हमको स्टार्ट करने में कोट लिखना है, ठीक है, मौर्यन आर्ट पे मान लेते हैं सवाल आया, ठीक है, मान लेते हैं आया मौर्यन आर्ट पे सवाल। अब यहां तक तो सवाल पूछ देगा वो, हम यहां पर कोट लिखेंगे, ठीक है। कोट क्या लिखेंगे? मौर्यन आर्ट was power carved in stone। अब हम केवल इंट्रोडक्शन में ही पेज भर देंगे, मतलब पहला पेज डाल देंगे, और यहां पर डैश करके फिर लिखेंगे कौन लिखा है, मान लो हम लिखेंगे शांति झा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इस तरीके से हम लिख दिए, तो कोशिश क्या करेंगे ना कि अब कोट के बाद यहां पर एक हुआ, यहां पर नाम लिखना, एक हुआ अगली लाइन में नाम लिखना। तो इस तरीके से तुम एफर्ट मार मार के चाहोगे ना, तो उसको मतलब बड़ा कर दोगे सवाल को।
हमको ये चीज इल्यूजन क्रिएट करना है कि सारा का सारा पेज भरा गया है, पर सच्चाई ये है कि अगर उसको ढंग से लिखा जाए तो वो 4 पेज में निपट जाए, पर फिर भी वो देखने में लगे कि सारा का सारा पेज भरा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एग्जामिनर, हम मान लो चेक करेंगे तो हम इस बेसिस पे चेक नहीं करेंगे कि तुम्हारा पेपर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, पर कोई दूसरा आदमी होगा वो उसको इसी हिसाब से चेक करेगा कि तुम्हारा पेपर भरा है कि नहीं भरा है। तुम क्या कर लोगे? और इससे बेहतर है ना भाई, बाद में ये बोलने से बेहतर है अपने दोस्तों में कि यार एकदम क्या ही बताएं, वो लोग तो पेपर भरा हुआ रहता है तो नंबर दे देता है, पेपर भरा हुआ नहीं रहता है तो नंबर नहीं देता है, भले ही कैसा भी लिखो। ये बोलने से अच्छा है ना कि हम उसको इंप्लीमेंट करके खुद का पेपर भर लें। हम क्यों खाली छोड़ें, क्यों 4 पेज की बात छोड़ें? हम ऐसा कर देंगे भाई, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सवाल आएगा तो इतना बड़ा वो ग्राफ बना देंगे, लेकिन पेपर भर देंगे। और ये भी हम नहीं कर रहे हैं कि एकदम ऐसा कर दो कि एकदम मतलब 4 लाइन में 4 पेपर भर दो, हम वो नहीं कह रहे हैं, पर एफर्ट डालना पड़ेगा कि हम तेज लिखें, फास्ट राइटिंग का भी एफर्ट डालना पड़ेगा, एक डिसेंट हैंड राइटिंग का भी एफर्ट डालना पड़ेगा, और साथ में आपको वो इल्यूजन भी क्रिएट करना पड़ेगा एक 0.7 mm के पेन से कि यार हम भर तो दिए। नहीं आने पर कैसे माहौल बनाया जाता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में हम बता रहे हैं भाई, आपको होगा कि 3-4 सवाल नहीं आएगा, पर फिर भी आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनर पढ़ करके उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे आपको कि यार इसको आता है। एग्जाम्पल ही देखो, तुम्हारा है मान लो कुछ भी नेशनल XYZ मिशन, सबसे पहले अगर वो साइंस रिलेटेड है तो आप लिखिए फेज वाइज फंडिंग किया जाएगा। दूसरा, अटल टिंकरिंग लैब्स को यूज किया जाएगा। तीसरा, कन्वर्जेंस बिटवीन 13 डिपार्टमेंट्स। अरे कौन सा डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट, किसी को नहीं पता, लिख दो ना। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा माहौल की भले ही नहीं आता है लेकिन माहौल बना दिए। तो एग्जामिनर भी पढ़ के सोचेगा कि यार अब उसको क्या पता कि कितना डिपार्टमेंट मिलकर के काम करेगा, उसको क्या पता कि अटल टिंकरिंग लैब्स मिलकर काम करेगा कि नहीं करेगा। और कौन बोल सकता है कि हम मान लो कह रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन हम तैयार करके नहीं गए, सवाल आया हमने उसमें बोल दिया कि यार अटल टिंकरिंग लैब्स को यूज किया जाएगा, तो कोई आदमी ठोक करके ये बात बोल सकता है कि नहीं नहीं किया जाएगा? कर सकता है, क्या दिक्कत है भाई, हो ही सकता है क्यों? इनोवेशन के लिए, ये क्या इनोवेशन है? हम कह दिए कल को कि यार एक एमओयू किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉक्स ऑफ एमओयू, या फिर आप इस व्हाइट पेपर ऑफ ऐसे कर लिख दो, एमओयू बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मैती एंड आईआईटी बीएचयू। कौन बोल सकता है आकर के कि यार तुम ये बात गलत लिख दिए, मैती और आईआईटी बीएचयू के बीच में तो नहीं था एमओयू, हम तो सारा पन्ना खंगाल लिए। अब हम ये हर चीज में करेंगे, हर सवाल में ये बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पर हर सेक्शन में जो एक सवाल जिसमें हमको दिक्कत रहेगा हमको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, तो हमको उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करना पड़ेगा, पेज भरना पड़ेगा सारा। डीआई को आपको 72 में से 72 में से 72 अगर लाना पड़ेगा। अगर आप ये सब काम कर लेते हैं, अगर आप सारे सवाल को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बात समझना कि अगर आप इन सब सेगमेंट्स को साथ लेकर के चलते हैं तो आपका पेपर जैसा भी आए, आप ये भले ही डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि आपका सिंगल डिजिट रैंक रहे, डबल डिजिट रैंक रहे, पर आप ये हमेशा आप सर्टेनली आप ये कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम रहेगा। दिस इज समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड। और हम फिर से आपको ये कहते हैं कि मान लो हमको अगली बार फिर से, इस बार मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था डीएसपी, हमको वो मिल गया, अगर हमको नहीं मिलता डीएसपी और अगली बार अच्छा सीट आ जाता, हम पहले क्यों छोड़ दिए थे? ढंग का डीएसपी का सीट नहीं आता था, हम जहां पर काम कर रहे थे वो उससे बेटर था, हम 70th में आया सीट तो हम फिर घुसे। तो हमको कुछ चीजें पता थी ना कि कैसा भी जाए अपना काम हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस हमको मिल गया अनरिजर्व्ड मेल में। तो हम यही चीज आपके लिए भी कह रहे हैं कि आपको ये बात जानना आपको जरूरी है कि अगर आप बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ कुछ अपना काम करके जाते हैं, तो ये नहीं होगा कि यार हम तैयारी किए थे मेरा मेंस नहीं निकला, ये इम्पॉसिबल है। आप पीटी निकालिए फिर हम लोग साथ में काम करेंगे, ठीक है? तो हमको लगता है एक फेयर आइडिया आपको इससे मिला होगा। आगे जाकर के हम लोग अब इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाएंगे, बॉडी पे वीडियो बनाएंगे, क्या सब सेक्शंस होना चाहिए, कैसे तोड़ना है सवाल को, हर चीज बताया जाएगा। बट वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, आप लोग जैसा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आगे की सीरीज आनी चाहिए, उसी हिसाब से सीरीज लाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ये भी दिक्कत है भाई कि हम देखते रहते हैं आपका दूसरे कोचिंग वाले हैं सेम सेम हमारा माल को उठाते हैं और फिर वो उसको 5,000 का पेड कोर्स में बेच देते हैं। तो हमको ये चीज को भी अपना बचाना है कि यार ऐसा ना हो कि हम अपना एकदम दिन रात मेहनत करके हर चीज का फ्रेमवर्क लेकर के आए, हर चीज को ला करके तोड़ के सामने रख दें और दूसरा आदमी अगले ही दिन उसको उठा करके एक मस्त पेड कोर्स में बेच दे और वो उसका बन भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा कोचिंग है। तो ये चीज भी हमको बचाना होता है। तो जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।